आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। लेमैन्स की लैंग्वेज में, मतलब साधारण व्यक्ति की लैंग्वेज में, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, जिसका मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर गुड्स, सर्विसेज, पर्सन्स, कैपिटल सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली, उसे डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। कंट्री की, जैसे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। और इकोनॉमिक्स में, और जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट वाइडर सेंस में यूज होता है, इसलिए हम इसको डीपली पढ़ेंगे इसमें, जिसका मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर के साथ इसमें और भी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब जैसे हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो ओन्ड और ऑपरेट किए जाते हैं इंडियन रेसिडेंट्स द्वारा 2 और मोर कंट्रीज के बीच में, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्लेन्स जो ऑपरेट किए जाते हैं एयर इंडिया के द्वारा रशिया और जापान के बीच, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं, क्योंकि जो प्लेन्स ऑपरेट किए गए हैं वो एयर इंडिया ने किए हैं। सेकेंड है फिशिंग वेसल्स, मतलब फिशिंग बोट्स जो फिश पकड़ने के लिए यूज की जाती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, वो सेटअप जो ऑयल और नेचुरल गैस निकालने के लिए यूज किया। और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स वाटर में कंट्री के रेसिडेंट्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, जिसको हम कह सकते हैं वो पार्ट ऑफ ओशियन जो किसी नेशन से बिलोंग नहीं करता, पर वहां पर नेशन के पास राइट्स होते हैं ऑपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिशिंग बोट्स ऑपरेट की जाती है इंडियन फिशरमैन द्वारा इंडियन ओशियन में, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि वो ऑपरेट की जा रही है इंडियन फिशरमैन द्वारा। टर्म बार बार यूज हो रही है रेसिडेंट्स, जैसे हम बोलते हैं रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जिसका मतलब होता है वो इंडिविजुअल जो नॉर्मली उस कंट्री में रहता हो एक या एक से ज्यादा साल के लिए, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, वो उसी कंट्री में हो। जैसे इंडिया में है तो इंडियन रेसिडेंट्स। थर्ड है एम्बेसीज। हर एक देश की एम्बेसी दूसरे कंट्रीज में होती है और दूसरे कंट्रीज की एम्बेसी हमारे देश में होगी। जैसे इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो वहां पर ये इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। जैसे अगर किसी इंडियन का पासपोर्ट खो जाता है तो वो हेल्प ले सकता है एम्बेसी से, या और कोई प्रॉब्लम हो जाती है इंडियंस के साथ तो उसको हेल्प करने के लिए एम्बेसीज होती है, इंडियन एम्बेसी। कंसुलेट एक ऐसी प्लेस सिटी में जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क करते हैं और लुक आफ्टर करते हैं उन पीपल को जो उनकी कंट्री से बिलोंग करते हैं। और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, मिलिट्री कैंप अब्रॉड में लोकेट करती है फॉरेन कंट्रीज में, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडियन एम्बेसी इन रशिया, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी इंडिया की। अभी हमने पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, और अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता है, जैसे एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री की जो भी एम्बेसी होगी, कंसुलेट होगा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। जैसे जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा जापान की, ना कि इंडिया के। सेकंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की कंट्री के अंदर आता है, पर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। अब यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ज्योग्राफिकल टेरिटरी का मतलब वो एरिया ऑफ लैंड, सी, जो एक पर्टिकुलर कंट्री से कनेक्ट हो या उसका पार्ट हो, बिलोंग करता हो। जो एडमिनिस्टर्ड, मतलब जो कंट्रोल और मैनेज किया जाता हो गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सके, उसे डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग। अब हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ लिया। अब और अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 पॉइंट से समझ लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आएगा। जैसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है। सेकंड, ये भी सेम होगा, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, ये भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आएगा। थर्ड भी सेम, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। फोर्थ, इंडियन एम्बेसी इन इंडिया, हम पढ़ चुके हैं, हमारी कंट्री की एम्बेसी जो दूसरी कंट्री में लोकेट करती हो,
वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगा। तो कोई भी ऑफिस, कंपनी, ब्रांच जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, प्लस जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड और ऑपरेट किए जाएंगे इंडियन रेसिडेंट्स द्वारा। दूसरा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस सेटअप, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो इंडियन रेसिडेंट्स द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे वो। और एम्बेसीज, कंसुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इंडिया के जो फॉरेन कंट्री में लोकेट करते हो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगा। टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री का मतलब होता है वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जो नॉर्मली रिसाइड करते हो, रहते हो या लोकेट करते हो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक या एक साल से ज्यादा के लिए उस कंट्री में, और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है का मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट वो उसी कंट्री में परफॉर्म करते हो। तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो उसी कंट्री में रहना चाहिए, लोकेट करना चाहिए एक या एक साल से ज्यादा के लिए। और दूसरी कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट उसी कंट्री में परफॉर्म करना चाहिए या उसी कंट्री में लाई करती हूँ, तभी वो नॉर्मल रेसिडेंट कहला सकता है उस कंट्री का। हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स में क्या क्या नहीं आता है। फर्स्ट, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स who visit our country for recreation, holidays, medical treatment, study, sports, conference, etc. ऐसे अदर कंट्रीज के लोग जो हमारी कंट्री में रिलैक्सेशन, रिफ्रेशमेंट के लिए, हॉलिडे के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाते हैं। सेकेंड है फॉरेन स्टाफ हो गया, एम्बेसीज का, ऑफिशियल्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए और मेंबर्स हो गए आर्मी के फॉरेन कंट्री के जो हमारी कंट्री में लोकेट करते हैं, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आते हैं। थर्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वो जहां पर ऑपरेट कर रहे होते हैं वहां के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाते हैं, इन्हें इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। फोर्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है वो रेसिडेंट्स माने जाते हैं उस कंट्री के जिससे वो बिलोंग करते हैं, ना कि इंटरनेशनल एरिया के। जैसे अमेरिकन जो यूएनओ ऑफिस में काम करते हैं वो रेसिडेंट्स कहलाए जाएंगे अमेरिका के। पर अगर एम्प्लॉयज को काम करते हुए एक साल से ज्यादा हो जाता है इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट बन जाते हैं उस कंट्री के जिसमें ये इंस्टीट्यूट लोकेट करते हैं। फिफ्थ, क्रू मेंबर्स हो गए फॉरेन वेसल्स के, मतलब ऐसे लोग जो शिप या लार्ज बोट में काम करते हैं। कॉमर्शियल ट्रैवलर्स हो गए, मतलब ट्रैवलिंग सेल्समैन। और सीजनल वर्कर्स हो गए जो एक साल से कम के लिए रहते हैं हमारी कंट्री में, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाते इंडिया के। सिक्स्थ, बॉर्डर वर्कर्स हो गए जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं और बॉर्डर को क्रॉस करते हैं रेगुलर बेसिस पे दूसरी कंट्री में काम करने के लिए। ये ट्रीट किए जाते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स उस कंट्री के जहां पर ये रहते हैं, ना कि जहां पर ये काम करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कौन कहलाएंगे, जिसमें फर्स्ट है इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। सेकेंड एग्जाम्पल है इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। अब कौन नहीं आएंगे वो हैं, उसमें फर्स्ट एग्जांपल है ए जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months। टूरिस्ट है इसलिए। सेकंड एग्जांपल है फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। अब इससे एक टॉपिक निकल के आता है सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप बेसिकली एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक पर्सन गिवन कंट्री का सिटीजन तभी कहलाता है या तो उसने वहां पर जन्म लिया हो या कुछ लीगल प्रोविजंस उसको अलाउ करे सिटीजन बनने के लिए। सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। इसका मतलब इंडियन सिटीजनशिप 2 तरीके से हो सकती है, मिल सकती है। जब एक पर्सन इंडिया में जन्म लेता है तो उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है इंडिया की। सेकंड केस है जिसमें एक पर्सन बॉर्न तो इंडिया के बाहर होता है पर वो अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए इंडिया की, और इंडियन लॉ उसको अलाउ कर देती है इंडियन सिटीजन बनने के लिए। सेकेंड है रेसिडेंटशिप। ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है जो बेस्ड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर जो एक पर्सन परफॉर्म करता है एक गिवन कंट्री में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट।
एक इंडिविजुअल नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है कंट्री का जब वो नॉर्मली रहता है उस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी वो उसी कंट्री में परफॉर्म करता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए चाइनीज़ लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज़ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चाइनीज़ जो इंडिया में रहता है 1 साल से ज़्यादा के लिए, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का, पर वो इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा क्योंकि उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं 1% सिटीजन होता है एक कंट्री का और उसी टाइम पर वो रेसिडेंट भी होता है दूसरी कंट्री का, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो प्रोडक्शन आती है उन प्रोडक्शन यूनिट्स की जो लोकेट करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी में, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। कंडीशन ये है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो रेसिडेंट्स करें या नॉन रेसिडेंट्स करें। इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो प्रोडक्शन आती है उन प्रोडक्शन यूनिट्स की जो लोकेट करती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और जब इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मनी वैल्यू निकालते हैं, मनी में निकालते हैं, तो वो डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल प्रोडक्ट में वो प्रोडक्शन आती है, एक्टिविटीज आती है उन नॉर्मल रेसिडेंट्स की, अब चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या उसके बाहर हो। कंडीशन ये है कि रेसिडेंट्स की, नॉर्मल रेसिडेंट्स की प्रोडक्शन एक्टिविटीज होनी चाहिए जो नेशनल प्रोडक्ट कहलाती है। और जब इसकी हम मनी वैल्यू निकालते हैं, रुपीज में इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो नेशनल इनकम कहलाती है। हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम नाम से ही समझ में आ जाएगा, ऐसी इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं, कमाते हैं। हमने पढ़ा था हाउस होल्ड सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको, फर्म सेक्टर को, और वो सर्विसेज कौन सी होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जिन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब हाउस होल्ड ने तो फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे दी, फर्म भी तो कुछ देंगे ना। अब फर्म देंगे लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या हो जाएगी, फैक्टर इनकम। इसलिए फैक्टर इनकम अर्नड इनकम होती है जो कमाई जाती है। डेफिनेशन से समझते हैं, वो इनकम जो रिसीव करते फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के लिए, किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। सर्विसेज दी और इनकम रिसीव की, 2 साइडेड कॉन्सेप्ट होता है ये। हमने पढ़ा था नेशनल इनकम में मनी वैल्यू आती है उन प्रोडक्शन एक्टिविटीज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स करते हैं। इसलिए जो फैक्टर इनकम नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अर्न करेंगे वही नेशनल इनकम में आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब एक दूसरी तरह की इनकम होती है ट्रांसफर इनकम, जिसको बोलते हैं अर्नड इनकम, जो कमाई नहीं जाती, बस रिसीव होती है फ्री में। ऐसी इनकम जो रिसीव होती है बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज को दिए हुए, कोई भी सर्विस नहीं दी, जैसे फैक्टर इनकम में देते थे ना फैक्टर सर्विसेज, इसमें कोई सर्विस नहीं दी, प्रोडक्टिव सर्विस, फिर भी इनकम रिसीव होती है। ट्रांसफर इनकम एक यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट होता है, वन साइडेड, एक जगह से दूसरी जगह इनकम ट्रांसफर की जाती है बिना प्रोडक्टिव सर्विस दिए हुए। अब जैसे एग्जांपल के लिए ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, इन सबको रिसीव करने के लिए क्या प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का? नहीं करते ना। इसलिए इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किए बिना रिसीव हुई हैं। ये जो ट्रांसफर इनकम होती है वो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी रिसीव कर सकते हैं कंट्री के, और अब्रॉड से भी कर सकते हैं। जैसे स्कॉलरशिप बाहर से भी मिल सकती है, अब्रॉड से। ध्यान रखना, फैक्टर इनकम अर्नड इनकम होती है, कमाई हुई, और ट्रांसफर इनकम अनअर्नड इनकम होती है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला बेसिस है मीनिंग। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो रिसीव करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और क्यों रिसीव करते हैं? क्योंकि वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, फ्री में नहीं मिलती, अर्न करते हैं, कमाते हैं। अब ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो प्रोडक्टिव सर्विस दिए बिना रिसीव की जाती है, एक अनअर्न्ड इनकम। अब नेक्स्ट बेसिस है नेचर। फैक्टर इनकम को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है गुड्स एंड सर्विसेज के, और ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती गुड्स एंड सर्विसेज के।
अब नेक्स्ट बेसिस है कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम क्या होता है? एक अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसमें पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और फिर इनकम अर्न की जाती है। और ट्रांसफर इनकम एक रिसीट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये जो इनकम रिसीव हुई है वो बिना किसी सर्विस दिए हुई है, बस मनी रिसीव्ड हुई है, चाहे वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में, ओल्ड एज पेंशन के फॉर्म में या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के फॉर्म में। नेक्स्ट बेसिस है एग्जाम्पल। फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल होते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल होते हैं स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस।